दोस्तों, मैं डिस्कवरी फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे और फिर हम देखेंगे इसमें कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हम संधारित्र की बात करें तो संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यह होता है संधारित्र। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संधारित्र आवेश को संचय करने की एक युक्ति है। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? तो जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है हमें कि इसमें जो प्लेट होगी वो कैसी होगी? समांतर होगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये ए एक प्लेट है और इसी के ठीक समांतर हमने एक दूसरी प्लेट रखी है और इस प्लेट को हमने क्या कह दिया? बी। ये दोनों ही प्लेटें एक दूसरे के समांतर है। इनके बीच की दूरी को हमने बहुत कम रखा है, न्यून दूरी पर इनको रखा है। ये दोनों ही प्लेटें धातु की वर्गाकार या आयताकार या वृत्ताकार किसी भी आकार की हो सकती है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होना चाहिए और दोनों का जो क्षेत्रफल है वो एक समान होना चाहिए। अब जब हम इस प्लेट ए को हम पृथक्कृत प्लेट कहते हैं, जब इस प्लेट ए को हम आवेश देते हैं तो उस समय क्या होता है कि प्रेरण द्वारा इस प्लेट बी के निकटवर्ती तल पर, समीपवर्ती तल पर ये प्लेट रखी हुई है, तो जो ए के नजदीक होगा जो फेस या सरफेस वो उसका समीपवर्ती तल कहलाएगा और जो दूर होगा वो उसका दूरवर्ती तल कहलाएगा। तो जब हम इस पृथक्कृत प्लेट ए को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, अब यहां पे हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो फिर प्रेरण द्वारा इस प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर ये माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, और इस बी के दूरवर्ती तल पर यहाँ पे प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि अब इस प्लेट बी का संबंध हम यहाँ पे कर देते हैं पृथ्वी से, तो जैसे ही हम इस प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से करते हैं ये प्रेरित प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाता है? ये पृथ्वी में चला जाता है और इस प्रकार प्लेट बी पर केवल ये माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं तो प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश है, प्लेट बी पर केवल में हमने पढ़ा था कि बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इस प्रकार से ये बल रेखाएं हमें यहाँ पे जब प्राप्त होगी तो ये बल रेखाएं खींचेंगे तो हमें इस प्रकार से मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये होगा कि इन प्लेटों के किनारों को छोड़कर इन दोनों के प्लेटों की मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। ठीक, ये इसकी हो गई संरचना। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम यहाँ पे कहते हैं स्मॉल डी। ये जो प्लेटें हैं इनके क्षेत्रफल को हम यहाँ पे कह देते हैं ए। ये जो प्लेटें हैं इसके क्षेत्रफल को हमने ए कह दिया। साथ ही साथ हम संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए इन दोनों प्लेटों के मध्य हम मोम, अभ्रक या कागज इत्यादि इसमें भर दिया जाता है। संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, धारिता के लिए व्यंजक क्या है? तो इसमें हम लिख लेते हैं कि माना कि ए और बी संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है। इनमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इनके बीच, इनका जो बीच है, इनके बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक हमने यहाँ पे कह दिया के। इनके बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक के है। अब जब इस प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध ही हमने पृथ्वी से कर दिया तो प्रेरित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है, प्लेट बी पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा, जहां सिग्मा इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन ए। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे हम देख रहे हैं जब बल रेखाएं
एक दूसरे के समान है। कहने का मतलब इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अनंत समतल चादर की कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है सिग्मा अपान 2K एप्सिलॉन 0। ये अकेली प्लेट के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इक्वल सिग्मा अपान 2K एप्सिलॉन 0। अब ये दो प्लेटें हैं, तो दो प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ेगी तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। अतः यहां पे लिखेंगे हम कि अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता को लिखेंगे E इक्वल सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 से हम एप्सिलॉन 0 का मान, समीकरण 1 से हम सिग्मा का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ पे मान रखने पर तो E इक्वल हो जाएगा सिग्मा के स्थान पे यहाँ पे Q अपॉन A और K एप्सिलॉन 0 पहले से ये लिख दिया K एप्सिलॉन 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर कह दिया सेकेंड, जहां एप्सिलॉन 0 क्या है तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य हम विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो यहां लिखते हैं कि अब प्लेट A व B के मध्य विभवांतर, तो विभवांतर की परिभाषा हमने पढ़ी है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अब चूंकि हम विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं ए और बी के मध्य का, तो एकांक धनावेश को हमें इस प्लेट बी से ए तक ले जाने में जो कार्य करना होगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का, ये इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्लेट ए व बी के मध्य विभवांतर इक्वल, यहां पे आप लिखेंगे कि एकांक धनावेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। फिर हमने पढ़ा है कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी, या इसको अपन लिख देंगे विभवांतर को V से दर्शाए V इक्वल बल गुणित दूरी। फिर हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन Q। इससे देखिए Q इक्वल, Q यानी कि एकांक धनावेश है, तो E बराबर F अपॉन एकांक धनावेश यानी कि 1, तो E बराबर हो जाएगा F। तो बल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तीव्रता। तो V इक्वल, इसको लिख देंगे आप तीव्रता गुणित हो जाएगा दूरी, या V इक्वल तीव्रता E इंटू दूरी। तो एकांक धनावेश को कितनी दूरी तक ले जा रहे हैं हम, तो B से A तक, B से A तक यानी कि D दूरी तक। तो यहां पे हम लिख देंगे E इंटू D। हम समीकरण 2 से E का मान रखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं हम समीकरण 2 से E का मान रखने पर E का मान रखें तो V इक्वल, E का मान क्या है, तो ये Q अपॉन K एप्सिलॉन 0A और इंटू D। यदि हम लिखते हैं कि अब ये जो संधारित्र है, यदि संधारित्र की धारिता C है, यदि इस संधारित्र की धारिता C है, तब इसको लिखें C इक्वल Q अपॉन V। अब इस इक्वेशन को हमने 3 नाम दिया है यहाँ पे, तो समीकरण 3 से V का मान रखेंगे तो C इक्वल Q और अपॉन Q इंटू D अपॉन K एप्सिलॉन 0A। ये कैंसिल हुआ, हर का हर ऊपर जाएगा, तो C इक्वल हो जाएगा K एप्सिलॉन 0A और अपॉन हो जाएगा D। वायु या निर्वात में, इसको इक्वेशन नंबर हमने कह दिया 4। अब इसको लिखते हैं वायु या निर्वात में, तो हमने K इक्वल होता है 1 या इसलिए। अब समीकरण 4 और 5 ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो वो हम देख रहे हैं समीकरण 4 से। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सबसे पहला हम देख रहे हैं कि C A पर भी निर्भर करता है, C D पर भी निर्भर करता है, C
के पर भी निर्भर करता है। तो पहला हम लिख देंगे यहाँ पे प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता सी है वो प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर निर्भर करती है। दूसरा हम लिखेंगे कि प्लेटों के बीच की दूरी, इस दूरी को हमने लिखा है डी, तो इस डी पर, तो सी ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है। और तीसरा हम लिख देंगे दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, तो यहां पर लिखेंगे प्लेटों के बीच के माध्यम पर, तो ये सी अनुपाती हमने लिख दिया कि। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो पहला हमने देखा प्लेटों के क्षेत्रफल ए पर, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी पर, और प्लेटों के बीच जो हमने माध्यम भरा है उस माध्यम पर निर्भर करता है। अब यदि प्रश्न आ जाता है कि आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो पहला हम लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, सेकंड हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करके, और थर्ड क्या लिख देंगे कि दोनों प्लेटों के बीच अधिक पराविद्युतांक का माध्यम रखकर भी हम इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। दीदी खड़ी जल्दी से, यहां से मेरी एक फोटो खींचना, इस सफेद वाले को टच करना।